नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन और बाढ़ के कारण 22 लोगों की मृत्यु। उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश के कारण 3 लोग मारे गए। सरकार ने कहा, देश में गेहूं का पर्याप्त भंडार, आयात की कोई योजना नहीं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में विदेशी विद्यार्थियों के लिए प्रवेश और अतिरिक्त सीटों के दिशा निर्देश स्वीकृत किए। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर की लैटिन अमेरिकी देशों की यात्रा शुरू। ब्राजील के साओ पाउलो में भारतीय समुदाय से मुलाकात की। भारत ने चिकित्सा सहायता की 10वीं खेप अफगानिस्तान को सौंपी। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में आतंकी हमले में 30 लोग मारे गए। भारत ने हमले की कड़ी निंदा की। अंतिम पंघाल बुल्गारिया की सोफिया में अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता पहली भारतीय महिला पहलवान। भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच कल हरारे में। समाचार में विशाल शर्मा के साथ मैं विमलेंदु पांडे। हिमाचल प्रदेश में तेज वर्षा के बाद भूस्खलन और बाढ़ से 22 लोगों की मौत हो गई है। वर्षा से जुड़ी घटनाओं में 12 लोग घायल हो गए हैं और 6 लापता हैं। कांगड़ा जिले में चक्की रेल पुल कल बाढ़ में ध्वस्त हो गया। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के निदेशक सुदेश कुमार मोक्ता ने बताया कि मंडी, कांगड़ा और चंबा जिलों पर सर्वाधिक असर पड़ा है। काफी तेज बारिश पूरे हिमाचल प्रदेश में हुई है। खासकर जो कुल्लू, मंडी, चंबा और बिलासपुर के क्षेत्र है, कांगड़ा के क्षेत्र है, उसमें बहुत ज्यादा बारिश हुई। अगर हम आंकड़ों के हिसाब देखें तो लगभग 300% ज्यादा बारिश एक दिन में यहाँ पर हो चुकी है। तो इसके कारण काफी जान माल का नुकसान हिमाचल प्रदेश को झेलना पड़ा है। अगर टोटल मिला के देखा जाए तो लगभग 22 डेथ यहाँ पर हुई है। 6 लोग अभी भी मिसिंग है और जो नुकसान है काफी मात्रा में हुआ है। तो आज तक अगर देखा जाए तो 1250 करोड़ रुपए से ज्यादा नुकसान हिमाचल को झेलना पड़ा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो मानसून इस बार काफी नुकसान हिमाचल प्रदेश को कर रहा है और जो प्रेडिक्शन है वो लगभग 15 सितंबर तक ये मानसून एक्टिव रहेगा। और आज भी कुछ एक जिलों में येलो अलर्ट है, कल भी येलो अलर्ट है। आकांक्षा और भी की जा रही है और एडवाइजरी जो डिफरेंट है गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जिला उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्थिति की समीक्षा की। उत्तराखंड में देहरादून जिले और अन्य भागों में शुक्रवार से मूसलाधार बारिश से जुड़ी घटनाओं में 3 लोगों की मृत्यु हो गई और 13 लापता हैं। लापता लोगों की तलाश की जा रही है। 40 से अधिक घरों को नुकसान पहुंचा है। प्रशासन ने आपदा प्रभावित लोगों के लिए रहने खाने के पर्याप्त इंतजाम किए हैं। भूस्खलन के कारण 100 से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं। तेज बारिश से टिहरी और पौड़ी में भी बहुत नुकसान हुआ है। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संबंधित अधिकारियों को आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में मौसम विभाग के प्रवक्ता आरके जैनामणि ने बताया कि आज और कल कई राज्यों में तेज बारिश हो सकती है। अभी जो डिप्रेशन है मध्य प्रदेश के ऊपर छत्तीसगढ़ के पास है, वो जैसे ही आगे चलेगा तो रेन जो है 22 23 को बढ़ेगा। तो 22 23 के लिए हम लोग हैवी रेनफॉल वार्निंग उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर रखे हैं। और उसके साथ साथ प्लेन्स में जो राजस्थान एरिया है मध्य प्रदेश से नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए हम लोग मेनली मध्य प्रदेश के लिए आज है 21 और 22 के लिए राजस्थान के लिए रेड कलर वार्निंग दे रहे हैं। बहुत ज्यादा बारिश होगा क्योंकि यहाँ एक डिप्रेशन बना हुआ है छत्तीसगढ़ के ऊपर जो राजस्थान इलाका को आएगा। तो इसके प्रभाव में दिल्ली में भी 22 को रेन पड़ेगा। सरकार ने कहा है कि गेहूं आयात करने की कोई योजना नहीं है और घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए देश में इसका पर्याप्त भंडार है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने गेहूं का आयात किए जाने की संभावना की खबरों का खंडन किया है। मीडिया की खबरों में दावा किया गया है कि गेहूं की कमी और बढ़ती कीमतों के कारण सरकार विदेशों से गेहूं खरीद सकती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों के लिए प्रवेश और अतिरिक्त सीटों के लिए दिशा निर्देशों को मंजूरी दे दी है।
ये फैसला बृहस्पतिवार को आयोजित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की बैठक में किया गया। आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने कहा कि उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक अनिवार्य हिस्सा है। इससे उच्च शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर सांस्कृतिक आयामों को एकीकृत करने में मदद मिलेगी। आयोग ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में अनुसंधान और विकास प्रकोष्ठ की स्थापना के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। आयोग के अध्यक्ष ने कहा है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में अनुसंधान और विकास प्रकोष्ठ की स्थापना से आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज शाम तेलंगाना के नालगोंडा जिले के मुनुगोड में जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस विधायक के राजगोपाल रेड्डी के त्यागपत्र के बाद मुनुगोड विधानसभा क्षेत्र में जल्द ही उपचुनाव होना है। श्री शाह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बैठक के अतिरिक्त सिकंदराबाद में महाकाली मंदिर जाएंगे। गृह मंत्री विशेष हेलीकॉप्टर से मुनुगोड पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। हमारी संवाददाता ने खबर दी है कि हाल के राजनीतिक घटनाक्रम के मद्देनजर गृह मंत्री की ये यात्रा महत्वपूर्ण है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और तेलंगाना के प्रभारी तरुण चुघ ने बताया कि राजगोपाल रेड्डी और कुछ अन्य नेता केंद्रीय गृह मंत्री की उपस्थिति में भाजपा में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा ने परिवारवाद और कुशासन का पर्दाफाश करने का संकल्प लिया है। इस बीच कांग्रेस ने भी पार्टी की ओर लोगों को लुभाने के लिए अभियान चलाया है। इन घटनाक्रम से उपचुनाव की घोषणा से पहले ही मुनुगोड में राजनीतिक स्थिति गर्मा गई है। सूचना और प्रसारण तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की यात्रा पर हैं। वे विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए आज सुबह विजयवाड़ा पहुंचे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। करे परीक्षार्थियों के लिए आकाशवाणी के न्यूज सर्विस डिवीजन का प्रोग्राम है अभ्यास। इस बार का विषय है एंथ्रोपोलॉजी और आप अपने सवाल इस विषय पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9289094044 पर या फिर ईमेल भी कर सकते हैं abhyas.airnews@gmail.com पर। इसका जवाब आपको मिलेगा शनिवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आपके सवाल का हम करेंगे इंतजार 24 अगस्त तक। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। सुनो ना। हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है। जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 870-001-4242। ओह, 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए पूछा है कि अगर कोई क्षमा करें, कृपया इसको दोबारा सुन लें। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए पूछा है कि अगर नई आबकारी नीति में कोई भ्रष्टाचार नहीं था तो उसे वापस क्यों लिया गया। नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने ये बात कही। उन्होंने आरोप लगाया कि कोविड महामारी की दूसरी लहर के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नई आबकारी नीति पर हस्ताक्षर कर भ्रष्टाचार करने में व्यस्त थे। कोविड की दूसरी लहर आई, श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश की जनता के साथ खड़ी हो गई। दवाई सुनिश्चित करी, अस्पताल में बेड हो, ऑक्सीजन मिले। दिल्ली के मुख्यमंत्री की कलम, जिसको स्वास्थ्य, चिकित्सा, दवाई, बेड और ऑक्सीजन पर ध्यान देना था,
अरविंद केजरीवाल की भ्रष्टाचारी कलम आबकारी नीति पे दस्तखत करने में लगी थी। मनीष सिसोदिया वो अकाउंटेंट बन के ये देख रहे थे कि आम आदमी पार्टी के खजाने में जनता के पैसे की कितनी लूट आएगी। गौरव भाटिया ने कहा कि श्री केजरीवाल को कानून लागू करने वाली एजेंसियों को दोष देना बंद कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। ये जो पूछताछ हो रही है, जो तथ्य सामने आ रहे हैं, हर भारतीय को ये यकीन है कि जांच एजेंसी अपना काम कर रही है और सत्य बाहर आएगा। और दूसरी बात, घोटाला 1 रुपए का हो या 1000 करोड़ का हो, सवाल आज आपकी ईमानदारी का है। आपने जनता के पैसे से अपनी तिजोरी क्यों भरी? जब आप ये कहते हैं कि 1 करोड़ का केवल घोटाला लिखा है सीबीआई की एफआईआर में, तो आप कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं घोटाला तो हुआ, लेकिन उतना बड़ा नहीं हुआ जितना भारतीय जनता पार्टी कह रही है। इस बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि ऐसे समय में जब आम आदमी महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहा है, केंद्र सरकार राजनीतिक बदले के लिए सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय का इस्तेमाल कर रही है। असम में चतुर्थ श्रेणी के लगभग 14,000 पदों पर भर्ती के लिए 5 लाख से अधिक उम्मीदवार कड़ी सुरक्षा के बीच आज लिखित परीक्षा दे रहे हैं। 25 जिलों में 900 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद हैं और जिला प्रशासन ने धारा 144 लगा दी है। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी कल वर्ष 2022-23 का बजट पेश करेंगे। मुख्यमंत्री के पास वित्त विभाग भी है। इससे पहले पुदुचेरी विधानसभा का बजट सत्र 10 अगस्त को उपराज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन के संबोधन के साथ शुरू हुआ था और उसी दिन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था। देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 209 करोड़ 67 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। कल 26,58,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस समय स्वस्थ होने की दर 98.59% है। कल 12,000 से अधिक रोगी संक्रमण से मुक्त हुए, जबकि 11,000 से अधिक लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि देश के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अपशिष्ट सामग्री को उपयोगी बनाना जरूरी है। वे आज मुंबई में एसोसिएशन ऑफ कंसल्टिंग सिविल इंजीनियर्स द्वारा आयोजित संबद्ध उद्योगों के सिविल इंजीनियरों और पेशेवरों के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। श्री गडकरी ने कहा कि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए आर्थिक रूप से व्यवहार्य और पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों का पता लगाने के लिए अनुसंधान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बेहतर गुणवत्ता बनाए रखते हुए लागत में कमी और निर्धारित समय अवधि से पहले परियोजना को पूरा करना कुछ चुनौतीपूर्ण कारक हैं जिन्हें संबोधित करने की आवश्यकता है। श्री गडकरी ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को लागू करने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी के बारे में पता लगाने पर बल दिया। उन्होंने भविष्य के ईंधन जैसे हरित हाइड्रोजन, मेथनॉल और बायो एथेनॉल का उपयोग करते हुए विभिन्न प्रयोगों का उदाहरण भी दिया। श्री गडकरी ने बताया कि उनके मंत्रालय में कृषि क्षेत्र के ऊर्जा और बिजली क्षेत्र में विविधीकरण की परियोजना चल रही है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि 1 करोड़ 30 लाख नागरिकों ने हाल ही में संपन्न श्री अमरनाथ जी यात्रा में पूरे उत्साह के साथ भाग लिया है। राजभवन में कल एक कार्यक्रम में उपराज्यपाल ने यात्रा के सुचारू संचालन और व्यवस्था के लिए नागरिक प्रशासन, पुलिस, सेना, अर्धसैनिक बलों के लगभग 110 अधिकारियों और श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड का अभिनंदन किया। उन्होंने सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन और बाढ़ के कारण 22 लोगों की मृत्यु। उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश के कारण 3 लोग मारे गए। सरकार ने कहा, देश में गेहूं का पर्याप्त भंडार, आयात की कोई योजना नहीं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में विदेशी विद्यार्थियों के लिए प्रवेश और अतिरिक्त सीटों के दिशा निर्देश स्वीकृत किए। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर की लैटिन अमेरिकी देशों की यात्रा शुरू। ब्राजील के साओ पाउलो में भारतीय समुदाय से मुलाकात की। भारत ने चिकित्सा सहायता की 10वीं खेप अफगानिस्तान को सौंपी। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में आतंकी हमले में 30 लोग मारे गए। भारत ने हमले की कड़ी निंदा की।
अंतिम पंघाल बुल्गारिया के सोफिया में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता पहली भारतीय महिला पहलवान। और भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीसरा और अंतिम एकदिवसीय क्रिकेट मैच कल हरारे में। देश के सबसे बड़े लोक सेवा प्रसारक के रूप में आकाशवाणी ने स्वतंत्रता के बाद 75 वर्षों से देश के 1 अरब 30 करोड़ से अधिक जनता तक पहुंच बना रखी है। आकाशवाणी आजाद भारत के बाद आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के माध्यम से स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ का उत्सव मना रहा है। इस श्रृंखला में आकाशवाणी से प्रसारित गाथाओं के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में भारत की उपलब्धियों की जानकारी दी जाती है। इसी कड़ी में आज 26 जनवरी 1950 से 25 जुलाई 1987 तक देश के राष्ट्रपति रहे विभूतियों के बारे में जानकारी दी जा रही है। राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रमुख और सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है। 1950 में संविधान को अपनाने के साथ भारत को गणतंत्र के रूप में घोषित किए जाने के बाद से अब तक 15 राष्ट्रपति बन चुके हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति थे जो 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक पद पर रहे। We have up to now been taking a pledge to achieve freedom and to undergo all sufferings and sacrifices for it. Time has come when we have to take a pledge of another kind. Let no one imagine that the time for work and sacrifice is gone and the time for enjoying the fruits thereof has come. Let us realize that the demand on our enthusiasm and capacity for an unselfish work in the future will be as great as, if not greater than, what it has ever been before. We have therefore to dedicate ourselves once again to the great cause that becomes us. The task is great, the times are propitious. इसके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन देश के दूसरे राष्ट्रपति चुने गए और 13 मई 1967 तक पद पर बने रहे। In our constitution it is laid down that we have to build a civilized society which is based on the freedom of the human spirit, economic opportunities for all and social justice. 1967 में जाकिर हुसैन देश के तीसरे राष्ट्रपति बने और 3 मई 1969 तक पद पर रहे। I pledge my loyalty to my country, irrespective of region or language. I pledge myself to work for its strength and progress. The whole of Bharat is my home, and the people are my family. उनके बाद देश को 2 कार्यवाहक राष्ट्रपति मिले। वीवी गिरी 3 मई 1969 से 20 जुलाई तक और मोहम्मद हिदायतुल्ला 20 जुलाई से 24 अगस्त 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। इसके बाद वीवी गिरी देश के चौथे राष्ट्रपति चुने गए और 24 अगस्त 1974 तक पद पर बने रहे। Do solemnly affirm that I will faithfully execute the office of the President of India and will to the best of my ability preserve, protect and defend the Constitution and the law, and that I will devote myself to the service and well-being of the people of India. फखरुद्दीन अली अहमद 24 अगस्त 1974 को 5वें राष्ट्रपति बने और 11 फरवरी 1977 तक पद पर बने रहे। फखरुद्दीन अली अहमद do swear in the name of God that I will faithfully execute the office of President of India. इसके बाद बीडी जत्ती 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। नीलम संजीव रेड्डी 1977 में छठे राष्ट्रपति चुने गए और 25 जुलाई 1982 तक पद पर बने रहे। I, Neelam Sanjeev Reddy, do swear in the name of God that I will faithfully execute the office of President of India. देश के 7वें राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने 1982 से 25 जुलाई 1987 तक कार्य किया। I, Jail Singh, do swear in the name of God that I will faithfully execute the office of President of India. आज की कड़ी में बस इतना ही। आकाशवाणी समाचार के लिए शशांक कुमार। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ आप सुन सकते हैं ट्विटर पर @AIR न्यूज अलर्ट्स, यूट्यूब चैनल पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल, इसके अलावा न्यूज ऑन
AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी सुना जा सकता है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कल तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के पलियमकोट्टई में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इसमें स्वतंत्रता संग्राम के 130 भूले बिसरे नायकों की स्मृति को चित्रों और इतिहास के माध्यम से संजोया गया है। ये प्रदर्शनी 10 दिन चलेगी। डॉक्टर मुरुगन ने स्वतंत्रता संघर्ष और स्वतंत्रता सेनानियों पर आधारित और दूरदर्शन पर प्रसारित धारावाहिक स्वराज के क्षेत्रीय भाषा प्रसारण की भी शुरुआत की। मुट्ठी भर अंग्रेज और हमारे विशाल देश पर राज करने का स्वप्न देख रहे हैं, पर हम इनके स्वप्न को चकनाचूर कर देंगे। निकल पड़े स्वाधीनता के पथ वाले, स्वतंत्रता संग्राम की सुनी अनसुनी कहानियों के साथ स्वराज हर रविवार रात 9 बजे DD नेशनल पर। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने लैटिन अमेरिकी देशों की यात्रा की शुरुआत आज ब्राजील में साओ पाउलो में भारतीय समुदाय के साथ मुलाकात से की। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उनके साथ देश की प्रगति और आकांक्षाएं साझा की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और ब्राजील के संबंध सद्भावना और बढ़ते सहयोग पर आधारित हैं। उन्होंने दोनों देशों के बीच सेतु के रूप में काम करने के लिए भारतवंशियों के प्रति आभार व्यक्त किया। भारत ने अफगानिस्तान को मानवीय सहायता के तौर पर दवाओं की 10वीं खेप कल राजधानी काबुल में विश्व स्वास्थ्य संगठन और इंदिरा गांधी अस्पताल को सौंपी। संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान को तुरंत सहायता दिए जाने की अपील की थी। भारत अब तक अफगानिस्तान को 32 टन दवाएं भेज चुका है। इनमें जीवन रक्षक दवाओं के साथ साथ तपेदिक निवारक दवाएं और कोविड की 5 लाख डोज शामिल हैं। सोमालिया में राजधानी मोगादिशु के हयात होटल पर अल शबाब गुट के आतंकी हमले में मृतकों की संख्या बढ़कर 30 हो गई है। शुक्रवार देर रात इस हमले में कई लोग घायल भी हो गए हैं। सुरक्षा बलों ने घटनास्थल से अनेक लोगों को सुरक्षित निकाला। भारत ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और पीड़ितों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारत आतंक से संघर्ष में सोमालिया के साथ है। बिम्स्टेक के महासचिव तेंजिन लेकफेल कल 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर दिल्ली पहुंचेंगे। वे विदेश मंत्रालय में सचिव सौरभ कुमार के निमंत्रण पर भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। महासचिव तेंजिन लेकफेल भारत के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बिम्स्टेक संगठन को आगे बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। भारत बिम्स्टेक मंच पर सुरक्षा सहयोग का नेतृत्व करता है, जिसमें आपदा प्रबंधन, समुद्री सहयोग और ऊर्जा सुरक्षा शामिल हैं। 7 देशों के बिम्स्टेक नेताओं ने इस वर्ष 30 मार्च को कोलंबो में आयोजित 5वीं शिखर बैठक के दौरान बिम्स्टेक चार्टर को मंजूरी दी थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। क्या आप वरिष्ठ नागरिक हैं? क्या आपके मन में सेहत, आर्थिक, सामाजिक या भावनात्मक मुद्दों से जुड़ा कोई सवाल है? आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है कार्यक्रम एक कदम और बुजुर्गों के लिए, हर रविवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। 21 अगस्त को प्रसारित होने वाले हमारे कार्यक्रम का विषय है बुजुर्गों का खान पान। आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भेज सकते हैं। ये आकाशवाणी है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने चौथी भारतीय ओपन राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता में विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल और चक्का फेंक खिलाड़ी योगेश कथुनिया को बधाई दी है। ट्वीट संदेश में श्री ठाकुर ने अंडर 20 विश्व कुश्ती प्रतियोगिता में पहली बार स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचने वाली भारतीय महिला अंतिम पंघाल की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि 14 पदक जीतकर भारत ने इस प्रतियोगिता में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। हरियाणा की 17 वर्षीय अंतिम पंघाल बुल्गारिया में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान हो गई हैं।
भारत के लिए ये स्वर्ण पदक ऐतिहासिक है क्योंकि भारत को अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप की महिला कुश्ती में अभी तक कोई स्वर्ण पदक नहीं मिला था। थाईलैंड पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट कल पटाया में संपन्न हो गया। इस टूर्नामेंट में भारत ने 4 स्वर्ण, 5 रजत और 8 कांस्य सहित कुल 17 पदक जीते। एक रिपोर्ट। भारत के प्रमोद भगत और सुकांत कदम ने कल पटाया में थाईलैंड पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट के डबल्स में स्वर्ण पदक जीता। पुरुष सिंगल्स में भगत और कदम को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। मिक्स्ड डबल्स में ऋत्विक रघुपति और मानसी जोशी की जोड़ी ने रजत पदक जीता। महिला सिंगल्स में मनदीप कौर ने फाइनल में मानसी को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। मनीषा रामदास ने भी फाइनल में जापान की कायदे कामियामा को हराकर स्वर्ण पदक जीता। नित्या श्री सुमति सिवन को भी स्वर्ण पदक मिला। महिला डबल्स में मानसी और संथिया विश्वनाथन की जोड़ी को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। समाचार कक्ष से निखिल कुमार। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का अंतिम मैच कल हरारे में खेला जाएगा। भारत ने इस सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के सोलन की बलजीत कौर को माउंट नन पर चढ़ने के लिए बधाई दी है। ट्वीट संदेश में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने के लिए बलजीत कौर की उन्होंने सराहना की। इस सफलता के साथ ही बलजीत कौर ने दुनिया भर में 18 चोटियों को फतह कर लिया है। इनमें 30 दिनों में 8000 मीटर ऊंची 5 चोटियों का पर्वतारोहण भी शामिल है। और अब आज का संस्कृति संदेश। शहनाई के स्वर कानों में पड़ते ही कलाकार के रूप में सबसे पहले एक ही नाम याद आता है और वो नाम है शहनाई के साधक भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां साहब का। आज 21 अगस्त है और पुण्यतिथि है शहनाई के जादूगर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब की। बिस्मिल्लाह खां का जन्म 21 मार्च 1916 को बिहार के डुमरांव में हुआ था। खां साहब को संगीत विरासत में मिला था और उनके पिता बिहार की डुमरांव रियासत के महाराजा केशव प्रसाद सिंह के दरबार में शहनाई बजाया करते थे। महज 6 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खां अपने पिता के साथ बनारस आ गए। वहां उन्होंने अपने चाचा अली बख्श विलायती से शहनाई बजाना सीखा। खां साहब ने 14 साल की उम्र में पहली बार इलाहाबाद के संगीत परिषद में शहनाई बजाने का कार्यक्रम किया। इसके बाद उनकी गिनती पहली श्रेणी के शहनाई वादकों में होने लगी। खां साहब के प्रशंसकों ने उन्हें दिल से प्यार किया। उनकी शहनाई साधना के लिए उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और तानसेन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2001 में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। यहाँ हम याद दिला दें कि 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर फहराते तिरंगे के साथ बिस्मिल्लाह खां की शहनाई ने भी आजाद भारत का स्वागत किया था। यूं तो खां साहब ने दुनिया भर में शहनाई बजाई, लेकिन दिल्ली के इंडिया गेट पर शहनाई बजाने की उनकी हसरत पूरी न हो सकी और 21 अगस्त 2006 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्हें सम्मान देने के लिए उनके साथ एक शहनाई भी दफन की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन और बाढ़ के कारण 22 लोगों की मृत्यु। उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश से 3 लोग मारे गए। सरकार ने कहा देश में गेहूं का पर्याप्त भंडार, आयात की कोई योजना नहीं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में विदेशी विद्यार्थियों के लिए प्रवेश और अतिरिक्त सीटों के दिशा निर्देश स्वीकृत किए। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर की लैटिन अमेरिकी देशों की यात्रा शुरू। ब्राजील के साओ पाउलो में भारतीय समुदाय से मुलाकात की। भारत ने चिकित्सा सहायता की 10वीं खेप अफगानिस्तान को सौंपी। सोमालिया की राजधानी मोगोदिशु में आतंकी हमले में 30 लोग मारे गए। भारत ने हमले की कड़ी निंदा की। अंतिम पंघाल बुल्गारिया में सोफिया में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता पहली भारतीय महिला पहलवान। और भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच कल हरारे में।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।